prizes. नमस्कार, 7 बजे 7 सवालों का वक्त हो चला है। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शो की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं रूस यूक्रेन विवाद पर जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। बेलारूस बॉर्डर पर गोमेल में जारी बातचीत के बीच यूक्रेन ने रूस से क्रीमिया और डोनबास से सैनिक टुकड़ियां वापस बुलाने की मांग की है। अमेरिका ने मिन्स्क में अपने दूतावास कामकाज बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने मॉस्को से भी अपने उन स्टाफ और उनके परिवार वालों को लौटाने की सलाह दी है जिनका रहना जरूरी नहीं है। इन सब के बीच रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और उनके विमानों की उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी है। तो इस पूरे विवाद पर एक के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। फिलहाल ये ताजा बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने 36 देशों के उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। तो बड़ा कदम रूस की तरफ से इस पूरे मामले में उठाया गया है। रूस यूक्रेन विवाद से ये बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पर बातचीत शुरू थी और फिलहाल बातचीत की जा रही है। हालांकि रूस ने कह दिया है कि अपने सैनिक वापस बुलाए, ऐसा यूक्रेन ने रूस को कहा है। चलिए शुरुआत करेंगे तो रूस यूक्रेन के बीच जंग का 5वां दिन जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच आज एक जंग खत्म होने की एक छोटी सी उम्मीद दुनिया को नजर आई। आज रूस और यूक्रेन दोनों देश बातचीत की टेबल पर आमने सामने पहुंचे। बेलारूस में दोनों ही देशों के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे और बातचीत की शुरुआत भी की। हालांकि अभी तक इस बातचीत का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि युद्ध का अंत हो सकता है। आज के हमारे 7 सवाल रूस यूक्रेन युद्ध पर ही आधारित होंगे और हमारा इसी सिलसिले में पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण ये पूरा सवाल कि कैसे खत्म होगी ये जंग, क्या कुछ किया जाए कि जंग को खत्म कर शांति स्थापित किया जाए। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में आज भी रूसी फौजों के आक्रामक हमले जारी हैं। रूसी बमों और मिसाइलों से रूस के कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में चारों तरफ से गोले बरस रहे हैं और वहां पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। कीव से 150 किलोमीटर उत्तर चेरनिहिव शहर के रिहायशी इमारत पर रूस का मिसाइल हमला हुआ है। मिसाइल हमले से इमारत में आग लग गई है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई में आम नागरिकों की भी जान जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने कीव पर हुए हमले के बाद दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि कीव में कल रात कोई हमला नहीं हुआ, वहां से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। कीव कल रात को बिल्कुल शांत था। कल 6 बजे लास्ट धमाका हुआ है कीव में। जिस टाइम में लाइव था उसी टाइम में धमाका हुआ था। उसके बाद वो एक क्रूज मिसाइल फायर हुई थी एक मिलिट्री बेस के ऊपर। उसके बाद कल रात को 4 बार एयर डिफेंस सायरन गया है, जो लोगों को चेतावनी होता है कि आप शेल्टर में चले जाएं। लेकिन कल रात को कीव में पूरी तरह से शांति थी, कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई फाइटिंग नहीं हुई है। इवन नॉर्थ का इलाका, कीव के नॉर्थ का इलाका जहां काफी फाइटिंग थी परसों रात को, कल रात को वहां कोई फाइटिंग या फायरिंग की आवाज या रिपोर्ट नहीं आई है। कीव से कर्फ्यू हटने के बाद लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। कीव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है और वहां से लोग कहीं भी निकल जाने के लिए तैयार हैं। सर मैं इधर अकादमी कतुपोलिवा से आ रहा हूँ, सिलेट्स मेट्रो के पास से। अच्छा, और कितनी देर में ट्रेन जाएगी यहाँ से, क्या पता? सर अभी 10 बजे का टाइमिंग है ट्रेन का, बाकी अभी कुछ आइडिया नहीं है, शेड्यूल चेंज भी हो सकते हैं। इंडिया से ही हैं। और अभी कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं? अब जहाँ की ट्रेन मिल जाएगी वहीं जाएंगे। कहाँ रह रहे थे? हाँ, इंडियन एम्बेसी में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप एम्बेसी में रह रहे थे, वो जो 169 नंबर स्कूल है वहाँ? जी। तो अब वहाँ से आप यहाँ बसों में आए हैं कि टैक्सियों में आए हैं? तो पैदल चल के। आप पैदल चल कर आए हैं? यस। अभी कितनी दूर है? 7 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर। इधर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल आज बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत की टेबल पर बैठी और युद्ध रोकने के उपायों पर चर्चा की। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत से पहले कहा कि रूस जल्द युद्ध विराम का ऐलान करे। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी सैनिक अपनी जान बचाकर वापस जाएं। Європейці усвідомлюють, що наші солдати
Вони борються за нашу державу, а отже, і за всю Європу. За мир. За мир для всіх країн Європейського Союзу, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України. रूस यूक्रेन दोनों अगर अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं तो युद्ध लंबा खिंच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान यूक्रेन के साथ रूस को भी उठाना पड़ सकता है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कि लोग किस तरीके से परेशान हैं और अपने स्तर पर जद्दोजहद में जुटे हैं इस विवाद को खत्म करने को लेकर। और इसी सिलसिले में यूक्रेन के सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के आम नागरिक भी रूसी फौजों से दो हाथ कर रहे हैं और पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं और उससे रूसी फौज की जीत आसान नहीं लग रही। ऐसे में हमारा दूसरा बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो क्या होगा, ये अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कीव में मौजूद हमारे सहयोगी गौरव सावंत ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अगर ये जंग लंबी चली, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन में रूस अभी तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है राजधानी कीव पर, यह बातचीत अगर विफल रही तो रूस संभवतः और ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इसका खामियाजा न केवल यहां पर कीव में यहां के लोगों को उठाना पड़ेगा बल्कि रूस को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध रूस पर भी लगाए जा रहे हैं और जितने भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो के देश हैं वो रूस पर भी और दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन को और हथियार देने की बात की जा रही है, लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि ये हथियार कितनी जल्दी दिए जाएंगे यूक्रेन को और क्या यूक्रेन इतने समय तक इस रूस के हमले को, इस बातचीत के अगर ये विफल होती है तो इसके बाद क्या यूक्रेन रूस के बड़े हमले को झेलने की स्थिति में होगा या चरमरा जाएगा। उससे आने वाले समय में ये स्थिति और साफ होगी, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण अभी बना हुआ है। बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये जंग लंबी चली तो कितना नुकसान होगा और ऐसे में यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है अन्य देशों का समर्थन। और उसी सिलसिले में आज यूक्रेन को एक ऐसे छोटे से देश का समर्थन मिला है जिसने अपने नागरिकों को ये छूट दे दी है कि वो यूक्रेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। लातविया उस देश का नाम है। लातविया के यूक्रेन को समर्थन देने के साथ ही बेलारूस ने भी रूस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हमारा तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अन्य देशों का युद्ध में कूदने का फैसला क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर इस रिपोर्ट को देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन जल्द ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में दूसरे देशों ने भी कूदने के संकेत दे दिए हैं। रूसी महाशक्ति का मुकाबला भले ही यूक्रेन को अकेले ही अब तक करना पड़ा है और अमेरिका सहित नाटो देशों ने यूक्रेन के पक्ष में सेना उतारने से मना कर दिया है, लेकिन आज यूक्रेन के पक्ष में एक देश खड़ा हो गया है। वो देश है लातविया। लातविया की संसद में एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया है कि यदि उसके नागरिक यूक्रेन की मदद को युद्ध में उतारना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। लातविया की संसद की डिफेंस होम अफेयर्स कमेटी की तरफ से कहा गया है कि लातविया नागरिक जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं और जो वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन की आज़ादी की रक्षा की जा सके, वो ऐसा कर सकते हैं। लातविया की ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है कि लातविया नाटो संगठन का हिस्सा और एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है। ऐसे में यदि रूस की ओर से लातविया पर किसी भी तरह का जवाबी अटैक किया जाता है तो फिर नाटो देश भी जंग में उतर सकते हैं। इधर रूस के समर्थन में बेलारूस उतर आया है और उसने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती की बात कही है। बेलारूस के साथ चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रूस के साथ हैं, जबकि यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश हैं। यूक्रेन और रूस के बीच 5 दिनों से चल रही जंग अब तक दो तरफा हो रही है, लेकिन बेलारूस और लातविया के ऐलान ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है।
अगर ये दोनों देश भी जंग में कूद पड़े तो ये विश्व युद्ध की शुरुआत होने जैसा होगा। उनके करीबी राष्ट्र अब अगर यूक्रेन के पक्ष में उतर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या ये युद्ध और गंभीर होता जाएगा और देशों को अपनी जद में लेगा? और ऐसा हुआ तो क्या ये धीरे धीरे बढ़ के एक विश्व युद्ध, एक महायुद्ध की रूपरेखा लेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में इसको देखना। लेकिन यहाँ इसी खतरे की आहट को देखते हुए, इसी खतरे की आहट को भांपते हुए बड़ी संख्या में लोग राजधानी कीव को छोड़कर इस समय यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि वो एक बात तो जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में ये लड़ाई एक बहुत विकराल रूप ले सकती है अगर ये शांति पहल सफल न हुई तो एक धड़ा ऐसा है जो रूस को समर्थन कर रहा है, तो एक धड़ा देशों का यूक्रेन के समर्थन में भी उतरा है। युद्ध को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया बटी है, उससे दुनिया के फिर से दो ध्रुवों में बंटने का खतरा बन गया है। और ये स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो किसी एक का पक्ष लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से कोल्ड वॉर को लेकर जो बातचीत की जा रही है, कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत का रुख क्या होगा? और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूर्व राजनयिक अजय पटनायक जी। कभी भी शांति का कोई प्रस्ताव आया हो, कहीं बातचीत के लिए, कहीं मीडिएशन के लिए, जब आप नॉन अलाइंड रहते हैं तभी ये रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप एक साइड ले लेंगे तो दूसरे पक्ष के साथ आपका कोई इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इंडिया का सिचुएशन वही रहेगा, क्योंकि हमारे वार यूरोप में हो रहा है। हमने उसको शुरू नहीं किया, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। ये यूरोपियन पावर्स के बीच में टेंशन चल रहा है और इसमें दूसरों को खींचने की कोशिश भी की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भारत का पोजीशन अभी तक रहा है वो ठीक ही रहा है। और तृतीय विश्व युद्ध तो होना ही नहीं है, कोल्ड वॉर तो चलेगा, प्रॉक्सी वॉर चलेंगे। उसमें मैं नहीं समझता हूं कि भारत को शामिल होना चाहिए। सुना आपने किस प्रकार भारत ने फिलहाल अपनी स्थिति को साफ किया हुआ है। बहरहाल यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को भी तैयार रहने के लिए कह डाला है। न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स परमाणु हमले को रोकने के साथ जवाबी हमला करने में भी सक्षम होती है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है या फिर ये सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अगस्त 1945 वो तारीख है जिसे इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता। इस तारीख को इंसान ने खुद अपनी बनाई दुनिया को विध्वंस करने का तरीका ढूंढ लिया था। इस दिन अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दोनों शहरों को तहस नहस कर दिया था। दुनिया में पहली बार इस्तेमाल किए गए परमाणु बमों ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था। बाद में इस विनाशक तकनीक को देशों ने अपनी सुरक्षा से जोड़ लिया और उसके बाद सभी देश इस तकनीक को हासिल करने में जुट गए थे। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की होड़ महज कुछ दशक पहले तक की ही बात है। हालांकि दोनों देशों ने इन हथियारों के इस्तेमाल पर अब तक धैर्य बरता है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए इस जंग से भी अब परमाणु युद्ध की आहट मिलने लगी है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। रूस के इस आदेश से दुनिया सख्ते में आ गई है। न्यूक्लियर वॉर तो कोई डिक्लेयर नहीं करेंगे। जो भी रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स आज तक रहे हैं वो कभी भी न्यूक्लियर युद्ध डिक्लेयर नहीं करेंगे, ना न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। और वो भी जब उनको न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं हुआ हो, तो यूक्रेन जैसे राष्ट्र हो जिसके पास हथियार भी नहीं है, परमाणु हथियार भी नहीं है, ये नहीं यूज होगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से कहा है कि वे रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को लड़ाकू ड्यूटी के लिए अलर्ट कर दें। इसके अलावा परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की तैयारी बढ़ाने के रूसी राष्ट्रपति के आदेश से ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स यानी वो बल जो परमाणु हमलों से बचा सके और दुश्मन देशों पर जवाबी हमला कर सके। मिसकैलकुलेशन से बहुत बार दुनिया जो है
इस किनारे पर पहुंच चुके थे पास्ट में भी, जहां मिसकैलकुलेशन, मतलब आप आसपास पहुंच गए थे, किसी तरह न्यूक्लियर वार से हम लोग निकल पाए थे दुनिया। इस तरह की संभावनाएं होते हैं, पर वो वैसे भी स्थिति में होते हैं, यूक्रेन के बाहर भी हुए हैं और होंगे फ्यूचर में भी, जब तक इतने हथियार रहेंगे कुछ देशों के पास और उनके रिश्ते खराब होते जाएंगे, तो इस तरह के डर तो रहेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले को नाटो देशों को रूस की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के इस आदेश की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि पुतिन के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पुतिन के रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश के बाद परमाणु निगरानी एजेंसी ने भी एक अहम बैठक करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट के बीच दुनिया के सामने ये स्थिति पूरे 77 साल बाद पैदा होगी, जब परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1945 में जापान पर गिरे परमाणु बम के जख्म अभी भी दुनिया भूल नहीं सकी है। ऐसे में हमारा छठा महत्वपूर्ण सवाल परमाणु युद्ध से जुड़ा हुआ है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। थ्रेशोल्ड है, इस टॉपिक पे तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तो रूस कुछ करेगा, बट वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होने की क्षमता ही नहीं है अभी किसी के पास। तो पहले तो ये जो अभी जो टैक्टिकल बैटल चल रहा है, ये कैसे कंटेन हो, क्योंकि बहुत कुछ बोला, बहुत देशों ने बहुत कुछ बोला इस हमले से पहले, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो मंशा है वो बड़ी क्लियर है कि आप नेटो में नहीं मिलेंगे और आप ऐसे किसी संगठन का पार्ट नहीं होंगे जो रूसी इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो बेसेस बनाने को रेडी हो जाए यूक्रेन की, हमारे पास बेस लगा दो, अपने मिलिट्री बेस। वो चाहता ही नहीं रूस, एक डेप्थ चाहता है अपने टेरिटरी की तरफ यूक्रेन के द्वारा, और चाहता नहीं कि कोई और देश वहां पर आके कोई बेसेस लगाए, कोई ऐसा कुछ काम करे जिसमें कि रूस की जो खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाए, डिफेंसिव होना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर मैसेज है पुतिन का, एग्रेसिव आदमी है इंटेंट से, उन्होंने जो करना है वो उन्होंने कर दिया है। और जहां तक सवाल है वेस्ट का, उनके मन में जो मर्जी है, बट वो न्यूक्लियर ऑप्शन अमेरिका भी नहीं ले सकता आज के टाइम में। तो दोनों देशों के बीच विवाद की जो स्थिति है, जो इंटेंसिटी है, वो बदतर होती जा रही है। ऐसे में भारत की जो चिंता है वहां पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा शुरू कर चुकी है और इसके तहत करीब 1,500 स्टूडेंट्स की वतन वापसी भी हो चुकी है। सरकार ने इस ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए विशेष योजना बनाई है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान, देखें इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से अभी भी हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया की मदद ले रही है। भारतीयों को इन देशों से एयरलिफ्ट कर वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा 2 दिन पहले ही शुरू हो चुका है। आज भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष बैठक की। बैठक में यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के आसपास के 4 देशों में भेजने का फैसला किया है। इसके तहत हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मालडोवा, तो वहीं जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है। ये चारों मंत्री वहीं से ऑपरेशन गंगा की निगरानी करेंगे। पूर्व में भी चाहे जो भी स्थिति रही कोविड के दौरान, उससे पहले लीबिया में क्राइसिस रहा, हर एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस के बीच भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के हर आदेश को पूर्ण रूप से निभाया है और आगे भी पूरा करते रहेंगे। और जो भी बन पाएगा सब मित्र देशों का सहयोग प्राप्त करके आगे का काम देखा जा रहा है कि कोई भी भारतीय अगर किसी समस्या में है तो सरकार उसकी सहायता अवश्य करेगी और उसी सिलसिले के अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है। हमें पूरी आशा है कि हम लोगों को सुरक्षित घर ला सकेंगे। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर मदद के लिए पेज भी बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही, जिस समय यूक्रेन की यह घटना हुई थी, उस समय ही निर्देश दे दिए थे, लेकिन वहाँ के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, स्ट्रिप्स हैं यूक्रेन के, वहाँ पर प्लेन लैंड करने की स्थिति नहीं है। इसलिए पड़ोसी देशों में, पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब सारे देशों में
भारत की प्लेन्स भेजी गई हैं और लोग लाए जा रहे हैं। सिलसिला निरंतर चल रहा है और सरकारी खर्च पर लाए जा रहे हैं। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों का भारत लौटना जारी है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 1,500 से ज्यादा छात्रों को भारत लाया जा चुका है। 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच अब तक 1500 से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। हालांकि सरकार के इस प्रयासों के बावजूद अभी भी हजारों की संख्या में छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में सभी भारतीयों को सुरक्षित लाना सरकार के लिए चुनौती है। हंगरी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे हमारी खास पेशकश के साथ। फैक्ट चेक देखिए एक ब्रेक के बाद।